हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को एक बार जरूर देख जाना भाई एग्जाम से पहले, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आप इनमें से कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो आप इन टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकते हो। आगे चले, अगर आपको पीडीएफ नोट्स तो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है ज्योग्राफी का, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए पहले ही बना रखी है। कंप्लीट सिलेबस की स्पेशल मैराथन मैंने आपके लिए बना रखी है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर है। उसके बाद आपका मैप वर्क आता है, तो वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, 10 मार्क्स का मैप आता है, तो इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, तो 100 से ज़्यादा एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं वीडियो के अंदर। तो इसको भी आप ज़रूर देख जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपकी दो बुक हैं, बुक 1 और बुक 2। तो पहले बुक 1 के चैप्टर्स की बात करेंगे, देन बुक 2 के चैप्टर्स की बात हम करने वाले हैं। देखो, आपको जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं, पहला तो मानव भूगोल की परिभाषा है। तो तीन विद्वान के आपको नाम याद रखने हैं, रेडजल, एलन सी सैम्पल, पॉल विडाल्डी लाप्लास। तो इन तीनों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा किसकी आती है यहाँ पर इन तीनों में से, वो रेडजल की आती है। आपको ध्यान रखना है, वो एमसीक्यू में आपसे पूछ ली जाती है। देन आपसे तीन विचारधाराएं पूछी जाती हैं, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण और नवनिश्चयवाद। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, तो आप इनमें से कुछ किसी को भी छोड़ के नहीं जा सकते। आगे चले, फर्स्ट चैप्टर का हो गया। देन सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इस चैप्टर से तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक तो यही है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौगोलिक कारक आपके आ जाते हैं, आर्थिक कारक आ जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक आ जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक, आपको पता है कि जनसंख्या परिवर्तन कैसे आता है। तो उसके कुछ घटक होते हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट 5 मार्क्स का टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। ये दिखाता है कि भाई कौन से स्टेज में जनसंख्या किस प्रकार की थी, किस में जनसंख्या हाई थी, किस में कम थी। है ना, इसमें बताया जाता है कि जब जनसंख्या हुई खेतीहर से वो नगरीकरण, है ना, तो ये ग्रामीण से नगरीकरण में, खेतीहर से वो औद्योगिकरण करने लग जाती है, अशिक्षित से वो शिक्षित हो जाती है। तो जनसंख्या बदलाव आता है, तो उच्च जन्म दर से जो है वो निम्न जन्म दर में कन्वर्ट हो जाता है, और उच्च मृत्यु दर से वो निम्न मृत्यु दर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली अवस्था है, ये टोटल अवस्था है, कब क्या बोलते हैं, जनांगी के संक्रमण बोलते हैं। और इसको तीन अवस्थाओं में दिखाया गया है इसके अंदर। तो आप इनको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है मानव विकास, तो मानव विकास में भी आपके तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही मानव विकास के चार स्तंभ, ठीक है, और मानव विकास के उपागम और मानव विकास का मापन, यानी HDI। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आपकी संसाधन तक पहुंच, इन तीनों के बेसिस पर जो है मानव विकास का क्रम तैयार करा जाता है, जिसके स्कोर 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, और जिसका नज़दीक होता है 1 के, वो ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है बाकी नेशन से। ये आपको पता होना चाहिए। और मानव विकास के चार स्तंभ आपको पता होना चाहिए, समता है, सतत पोषणीयता है, सशक्तिकरण है ना, उत्पादकता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। और मानव विकास के उपागम में आय उपागम है, क्षमता उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है। तो ये आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर से, तो ये क्वेश्चन यहीं से बार बार बनता है आपका, इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो प्राथमिक क्रियाएं वाला चैप्टर आता है, जिसमें आपका चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर पूछता है। ठीक है, डिफरेंस पूछता है, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, इनको आप जरूर देख के जाना भाई। और करोगे कहाँ से सब कवर? इस सब मैंने कवर कराया अपने 2 घंटे की वीडियो में। ये सब मैंने कवर करा रखा है भाई, 2 घंटे की वीडियो जो मैंने बनाई थी स्पेशल मैराथन के नाम से, उसको आप जरूर देख जाना। ये सारा टॉपिक कवर है। ठीक है, ये आप चैप्टर के वीडियो से भी देख सकते हो इनको, पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आदिकालीन निर्वाह कृषि, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जिसको हम स्थानांतरणशील कृषि भी बोलते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर MCQ में बनता है। क्या बनता है भाई? MCQ में बनता है आदिकालीन निर्वाह कृषि से, कि भाई पूछ लेता है, जैसे कि आपको पता है आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम स्थानांतरणशील कृषि भी बोलते हैं, ये पता है आपको। तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और MCQ की वीडियो में बताया भी था मैंने आपको ये। उसके बाद रोपण कृषि, जो यूरोपियों ने स्टार्ट करी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रोपण कृषि को लेकर। और मिश्रित कृषि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेयरी कृषि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ तो रोपण कृषि और मिश्रित कृषि और चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, इन तीनों, ये तीनों तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी लिस्ट लगाई है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं वैसे। ठीक है, पूरे चैप्टर से मैंने छाट छाट कर आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप आते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लोगे ना तो ये टॉपिक आपको बार बार दिखेंगे। आगे चलें, अगला चैप्टर है द्वितीयक क्रिया है यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो उसमें दो ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई उद्योग कहाँ पर लगेगा, कि वो उद्योग वहाँ पर लगेगा या ना लगाए, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे कारक होते हैं, तो वो आपको बताना है। जैसे कि परिवहन है, संचार है, कच्चा माल वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से, है ना। बाजार तक अभिगम्यता तक देखी जाती है कि बाजार तक पहुँच है या नहीं है, वहाँ पर ऊर्जा की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये सब कारक हैं जो कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसके बाद आकार पर आधारित उद्योग, कि भाई आकार के आधार पर हम तीन हिस्सों में बांटते हैं उद्योग को, आपको पता होना चाहिए। छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग एंड आपका कुटीर उद्योग। तो इन तीनों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर पे आ जाओ, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इससे तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। इन दोनों को आप मिस नहीं कर सकते भाई। ठीक है। और पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक और अंकीय विभाजन, ये तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है भाई, इस चैप्टर से इन तीनों को जरूर कर जाना। आगे चलते हैं, परिवहन और संचार। ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी टफ लगता है बुक वन से, बट कोई नहीं, मैंने 2 घंटे की वीडियो बना रखी है इसकी भी, और मैंने सबको समझाया अच्छे से। आप इस वीडियो देखने के बाद आप कह नहीं सकते कि चैप्टर मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है भाई। तो परिवहन और संचार में आपका जो महामार्ग वाला टॉपिक है, कि महामार्ग की विशेषता क्या होती है और महामार्ग है क्या, है ना। आपको पता होगा कि महामार्ग की विशेषता यानी कि लगभग 80 मीटर चौड़े होते हैं ये। ठीक है। तो ऐसी विशेषता इसकी होती है और काफ़ी दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो महाद्वीप के एंड को जोड़ते हैं। ठीक है भाई। तो 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, आपको पता होगा। एक ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है और एक रूस का है। ठीक है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सुएज नहर और पनामा नहर, इस ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सुएज नहर या पनामा नहर तो भाई आता ही आता है। उसके बाद वायु परिवहन। अ, वायु परिवहन ध्यान रखना है, यहाँ से इसकी खासियत पूछ ली जाती है, यानी विशेषता पूछ ली जाती है। और इस वायु परिवहन से एक फेमस क्वेश्चन काफ़ी आता है कि वायु परिवहन की वजह से कोई भी प्रदेश या कोई भी देश कितनी दूरी पर है, वो 35 घंटे की दूरी पर बचा है बस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है वायु परिवहन से। आगे चलें, जो अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर से आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये एग्जिस्टेंस में आए क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि भाई राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या हो गई, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद है पत्तन यानी पोर्ट। तो पत्तन आपको पढ़ के जाने सारे, वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनते हैं भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बुक 2 की बात कर लेते हैं, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। देखो, तो इसमें भी आपके 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो पहले चैप्टर में बात करूँ, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। तो इसमें आपके 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। पहला, जनसंख्या वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रवस्थाएं, यानी कि 4 अवस्थाएं, क्या आपको पता होगा, इनको आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार आया है कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि को, मतलब जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, वो 1951 से 81 वाली है, 81 वाली। ठीक है। तो मतलब चारों अवस्था आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद किशोरों के समक्ष चुनौतियाँ, भाई किशोरों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, आपको पता होगा। जो एडल्ट एज होती है किशोर वाले, इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हमको सामना करना पड़ता है, जैसे करियर का चुनाव हो गया। ठीक है, कोई मदिरापन का शिकार हो जाता है, नशे का शिकार हो जाता है ना, उसको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चुनौतियाँ उनके पास है इस टाइम पे। उसके बाद मानव बस्तियाँ। तो मानव बस्तियों में आपके 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर, आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण बस्ती आपको पता है कि वो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी रहती है, नगरीय बस्तियाँ जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगी रहती हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंतर है ये। और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, गुच्छित, अर्धगुच्छित, परिक्षिप्त और पल्ली बस्तियाँ, ये उसके प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चले आगे, उसके बाद है भू संसाधन कृषि। इस चैप्टर से एक ही बहुत खास क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक आध एमसीक्यू क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि कॉफी की किस्में हो गई, है ना, ये आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में।
लेकिन 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है एक ही, वो है अभी भारतीय कृषि की समस्याएं। कि भारत का जो किसान है, जो भारत की कृषि है, वो कौन कौन सी समस्याएं फेस कर रही है या करता है किसान। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, जैसे कि अनियमित मानसून पर निर्भरता, ठीक है, छोटे खेत हो गया भाई, व्यापारीकरण नहीं मिलना, वाणिज्यकरण नहीं होना फसलों का। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इनको आप वीडियो से पढ़ सकते हो डिटेल में। उसके बाद जल संसाधन की बात करूं तो इस चैप्टर से आपके दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जल संभर प्रबंधन, जो कि जल का दक्ष तरीके से यूज़ करने को कहता है, कि जल का जो प्रयोग है हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेना इसको। और काफ़ी सारे जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ने हरियाली कार्यक्रम चलाया था, है ना। तो ऐसे और भी सारे हैं, तो आपको पता होने चाहिए सबने कि कौन सी स्टेट ने कौन सा कार्यक्रम चलाया जल संभर को लेकर। उसके बाद वर्षा जल संग्रहण, की जो वर्षा का पानी है उसको कैसे संग्रहित करना है, तो उसके लिए अलग अलग संरचना बनाई जाती है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगले चैप्टर पे आ जाओ, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में आपके 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि खनिजों की विशेषता क्या है, भाई आपको पता होना चाहिए खनिज को बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण खनिज कम होते हैं। तो ये कुछ खासियतें जो आपको पता होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, उसके बाद भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, कि भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से, तो आपको पता होगा भारत में खनिजों की 3 पेटियां मिलती हैं। कितनी? 3 पेटियां। उन तीनों पेटियों के बारे में या पट्टियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 बेल्ट्स कह लो आप, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से डायरेक्ट आता है। उसके बाद परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन, ये भी 3 या 5 मार्क्स में आपसे पूछता है कि भाई परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये अंतर क्या है। ठीक है, आगे चले। अगला चैप्टर जो है आपका भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इस चैप्टर से भी 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। तो आपको पता होगा जो भी ऐसा क्षेत्र है जो कि सूखा संभाव्य, मतलब कि वहां पर सूखा पड़ सकता है, सूखा पड़ रहा है, तो उसका विकास करना है। क्या करना है? उसका विकास करना है। तो उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि आपको पता होगा कि वहां पर सिविल निर्माण कार्य स्टार्ट कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि खेती तो ठप हो रखी है क्योंकि सूखा पड़ गया एरिया। तो ऐसे बहुत सारे काम तो यहाँ पर करे गए हैं, तो आपको यही बताना है। तो उसके बाद इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र आपको पता है। तो इंदिरा गांधी जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पर पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग का, सिंचाई के रूप में इससे पानी मिल जाए, वो काफ़ी यूज़फुल साबित हुई है इंदिरा गांधी नहर। तो जो कि हरीके बांध से निकलती है, पंजाब में है ये। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। ठीक है, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको लास्ट में 5-6 पॉइंट मिलेंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए बिल्कुल कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय कौन कौन से हैं। आगे चलें। परिवहन एवं संचार। तो इस चैप्टर से आपके 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो कोंकण रेलवे, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र से आपका गोवा तक जाता है। ठीक है, सॉरी, गोवा से कह रहा हूँ, महाराष्ट्र से आपका कर्नाटक तक जाता है, मंगलोर तक। ठीक है, उसके बाद तेल एवं गैस लाइन, गैस पाइपलाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है और पाइपलाइन की खासियत क्या है। एज अ परिवहन के तौर पर पाइपलाइन की विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, 5 मार्क्स में 3 मार्क्स से पूछा जाता है। उसके बाद भारत की उपग्रह प्रणाली। ठीक है, भारत में कौन कौन से उपग्रह लॉन्च करे हैं और उपग्रह प्रणाली की खासियत क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भाई। कोंकण रेलवे कई बार आया है, पाइपलाइन की विशेषता आपसे पूछा कि कई बार, और उपग्रह प्रणाली आपसे पूछ रखी है 3 मार्क्स में। तो इनको आप मिस मत करना भाई। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो भाई ऐसे क्वेश्चन बता, ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ मैं, नहीं, जरूर भाई इनको पढ़ के जाना। ठीक है, आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करूँ जो अगला चैप्टर है, तो इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में डायरेक्ट आता है, कि भारत के आयात और निर्यात के बदलते प्रारूप या बदलते संगठन के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये दोनों जो टॉपिक आपके सेपरेटली दे रखे बुक के अंदर, ये एक साथ मर्ज होकर आता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, उसके बाद मुंबई पत्तन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, या 3 मार्क्स में आ जाता है, और कोलकाता पत्तन के बारे में भी। ठीक है, तो ये 12 पत्तन है, उसमें से आप ये 2 पत्तन तो जरूर याद करके जाना भाई, अगर आपके पास टाइम कम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद लास्ट चैप्टर, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। तो इसमें 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही कि नगरीय अपशिष्ट निपटान, जो नगर में कूड़ा है, अपशिष्ट है, उसका निपटान करने में काफ़ी समस्याएं आती है, लोग ऐसे छोड़ देते हैं, उसको एकत्र नहीं करा जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है गंदी बस्तियों की समस्याएं।
तो गंदी बस्तियों की समस्या आपको ध्यान रखना है। ये गंदी बस्तियों में शुद्ध पानी नहीं आता है, ठीक है, कचरा फैला रहता है, गंदगी फैली रहती है। तो ये आपको कुछ पता है, कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, प्रदूषण फैला रहता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि गंदी बस्तियों में देखने को मिलती है, जिसका सॉल्यूशन मिलना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भू निम्नीकरण, कि जो भूमि है उसकी जो गुणवत्ता है वो गिरते जा रही है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भू निम्नीकरण क्या है और इसके कौन कौन से कारण है, ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो दोनों ही बुक से जो चैप्टर्स हैं उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको बता दिए भाई। इनको आप जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। तो और आपके बोर्ड एग्जाम में भी फायदा देगा, ध्यान रखना। ये मैं सोचा नहीं प्री बोर्ड का हो गया तो नहीं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तक समझ लो इसको आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पूरे सिलेबस से। बाकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।